गौरी ने नम आंखों से सोनाक्षी को देखा और मन ही मन बोली, सच महादेव ने हमें दोस्त के रूप में बहन दी है, जो हमारी मुश्किलों में भी हमारा साथ नहीं छोड़ रही है। फिर उसने शिवांश की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। शिवांश उसकी मुस्कुराहट देखकर चिढ़ गया और गुस्से से मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। वहीं गौरी ने उसे जाते देखा तो जल्दी से सोनाक्षी से बोली, सोना, हमने तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट मेल भेजा है, प्लीज उसे पढ़ लेना। और इतना बोल वो केबिन से चली गई। गौरी केबिन में आई तो शिवांश केबिन में खड़ा उसी का वेट कर रहा था। गौरी उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी डेस्क पर जाने लगी। तभी शिवांश ने कहा, वैसे कमाल है, कुछ अच्छा हो ना हो तुम्हारी लाइफ में, लेकिन दोस्त तुमने काफ़ी अच्छी बनाई है। जिसे खुद तुमने अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, वो सभी के सामने तुम्हें ही डिफेंड कर रही है। गौरी ने उसकी बात का धीरे से जवाब देते हुए कहा, हमारी लाइफ में आपके अलावा बाकी सब कुछ अच्छा ही है। शिवांश उसकी बात सुन नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे ऑफिस वालों के सामने जो झूठ तुम्हारी दोस्त ने बोला है, वो ज़्यादा दिन तक मैं टिकने नहीं दूंगा। गौरी ने पलटकर शिवांश को देखा और कहा, आप चाहते क्या हैं? शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें तकलीफ में देखना चाहता हूँ मैं, बस। तुम्हारे बाप ने जो करतूत की थी, उसकी सजा तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी उन सब में शामिल थी। गौरी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हम महादेव से मांगेंगे कि आपको सच का पता जल्दी चले और हम आपकी ज़िंदगी से कहीं दूर चले जाएं, जहां आप चाह कर भी हमें ढूंढ ना पाए। शिवांश ने उसके करीब आकर गुस्से में कहा, सच तो मुझे अच्छे से पता है, और रही बात मुझसे दूर जाने की, तो उसके बारे में तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि शिवांश सिंह रायजादा की नज़र जब किसी पर होती है तो उसके पल पल की खबर रखता हूँ मैं। और मेरी कैसे आज़ाद होने का ख्वाब तो देखना छोड़ ही दो तुम, क्योंकि वो तो तभी मुमकिन है जब मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगा। उसकी बात सुनकर गौरी को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। इधर सोनाक्षी जब अपनी डेस्क पर आई तो उसके जहन में सिर्फ गौरी की बातें ही चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कब और कैसे गौरी की शादी हो गई। उसे पहले तो गौरी पर बहुत गुस्सा आया था, जब उसने गौरी को मीटिंग हॉल में इंटर करते देखा था। लेकिन गौरी की आंखों में वो आंसू और डर देखकर उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर उसने अपना दिमाग लगाते हुए खुद से सोचा, कहीं ऐसा उस कमीने वरुण ने तो नहीं किया है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, नहीं, वो नहीं कर सकता है, वो तो जेल में है। और वो दो बॉडीगार्ड जो गौरी के घर के बाहर थे, उन्हें देखकर ही लग रहा था कि मैंने उन्हें कहीं तो देखा है। फिर उसे याद आया कि गौरी ने उसे कोई मेल पढ़ने के लिए कहा। उसने जल्दी से डेस्कटॉप पर अपनी मेल ओपन की और गौरी की भेजी हुई मेल पढ़ने लगी, जिसमें गौरी ने लिखा था कि वो उससे 1 घंटे बाद कैंटीन में मिलेगी। ये पढ़ते ही सोनाक्षी को थोड़ी तसल्ली हुई और वो गौरी से मिलने का वेट करने लगी। वहीं गौरी भी बेसब्री से बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। जैसे ही 1 घंटा बीता, गौरी अपनी जगह से खड़ी होकर बाहर जाने लगी। शिवांश ने उसे बाहर जाते देखा तो पूछा, कहाँ जा रही हो? गौरी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमारे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए हम चाय पीने जा रहे हैं। और शिवांश की बातें सुने बिना ही वो बाहर निकल गई। गौरी जल्दी से कैंटीन में पहुंची तो सोनाक्षी वहां पहले से ही मौजूद थी। सोनाक्षी को देखते ही गौरी ने जाकर उसे जोर से गले लगा लिया। उसके गले लगाने के तरीके से ही सोनाक्षी को समझ आ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है गौरी के साथ। इसलिए उसने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, गौरी, क्या हुआ, सब ठीक है ना? गौरी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, सॉरी सोना, इन 2 दिनों में हमारे साथ इतना कुछ हो गया कि हम तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाए। सोनाक्षी ने उसे शांत करवाया और चेयर पर बिठाते हुए कहा, तू पहले आराम से बैठ और बता कि क्या हुआ है, और ये शादी किससे की है तूने शादी? उसके पूछने पर गौरी ने सोनाक्षी को सारा सच बता दिया, और सारी बात सुनते ही सोनाक्षी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो गुस्से से अपनी जगह से उठी और बोली, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और मैं बेवकूफ़ आज तक तेरे घर गई और वहाँ मुझे 2 गार्ड्स ने घर के अंदर जाने से रोका, तो मैंने सोचा कि मैं शिवांश सर की हेल्प लूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसे मैं रक्षक समझ रही हूँ, वही भक्षक निकलेगा। गौरी ने उसे शांत करवाते हुए कहा, सोना, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका है, और जब तक हम उनके साथ रहेंगे तब तक वो हमारी माँ और भाई को कुछ नहीं करेंगे। सोनाक्षी बोली, ये कैसी बातें कर रही है तू गौरी? तू जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहती है? शिवान सर के बारे में सब जानते हैं
कि वो कैसे हैं। अगर वो किसी से दुश्मनी कर लें तो वो उसे मारते नहीं हैं बल्कि तड़पाते हैं। और फिर यहाँ तो बात उनके मम डैड की है, तो सोच वो तेरे साथ क्या क्या करेंगे। गौरी ने कहा, हम जानते हैं कि वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सोना। और हमने तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि हम तुमसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं। हम बनारस से यहाँ क्यों आए और 6 साल पहले उस रात क्या हुआ था हमारे साथ, वो सब भी तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं पता है। सोना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, तो ये सब तू उन्हें क्यों नहीं बता देती। गौरी ने कहा, क्या बताएं हम उन्हें जब हमें ही नहीं पता कि उस एक्सीडेंट को करवाने के पीछे कौन था। हम बस एक नाम जानते हैं, रॉकी। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। हम कर भी क्या पाते। सोनाक्षी ने कहा, अब तू क्या करेगी गौरी। गौरी बोली, क्या कर सकते हैं सोना, सिवाय इंतजार के कि एक दिन उन्हें सच पता चल जाए और वो समझ जाएं कि उनके मॉम डैड की मौत के पीछे हमारे पापा का कोई हाथ नहीं था। सोनाक्षी ने कहा, शिवान सर की सगाई में जब मैंने तुझे और उन्हें साथ डांस करते देखा था तो पता नहीं क्यों दिल में ये ख्याल आया था कि काश तू और शिवान सर साथ होते। लेकिन मुझे क्या पता था कि भगवान ने मेरी बात इतनी सीरियसली ले ली है। गौरी उसकी बात पर हंस दी और बोली, जो हमारी किस्मत में 6 साल पहले ही लिखा जा चुका था वो कभी तो होना ही था। सोनाक्षी बोली, लेकिन तुझे आंटी और आयुष के बारे में कुछ पता चला कि वो लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मैं उनसे मिल ही पाऊंगी उन दो दानवों की वजह से। गौरी ने कहा, हाँ देव भाई ने हमें बताया कि माँ और आयुष दोनों ठीक हैं और आज शाम को ये हमें लेकर जा रहे हैं माँ से मिलवाने के लिए। सोनाक्षी ने कहा, वैसे गौरी शिवान सर ने ऐसे तुझसे जबरदस्ती शादी करके गलत किया, लेकिन जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा तो तू देखना कि वो तुझे कैसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। सोनाक्षी की बात सुन उसे पिछले 2 दिनों में शिवांश ने जिस तरीके से उसके साथ बिहेव किया था वो सब याद आ गया और वो खुद से बोली, वो हमें अपने घर की कुर्सी पर तो बैठने नहीं देते हैं और सोना को लगता है कि वो हमें पलकों पर बिठाएंगे। तभी सोनाक्षी ने उसके आगे हाथ हिलाते हुए कहा, अरे कहाँ खो गई। अच्छा चल, आज शाम को आंटी से मिलने के बाद मुझे बताना कि वो कैसी हैं, ओके। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और गौरी ने ओके कहा और सोनाक्षी वहां से चली गई। उसे जाते देख गौरी अपनी जगह पर बैठ गई और सोनाक्षी की कई बातों के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो वापस से केबिन में एंटर हुई। उसके आते ही शिवांश ने कहा, बहुत देर लग गई तुम्हें, चाय ज्यादा गर्म थी क्या। गौरी ने हाँ कहा और अपनी जगह पर जाकर बैठने लगी। तभी शिवांश ने दोबारा कहा, वैसे चाय ज्यादा गर्म थी या फिर अपनी दोस्त से बातें ज्यादा लंबी हो गईं। उसकी बात सुन गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो मनी मन बोली, क्या इन्हें पता चल गया कि हम सोना से मिले थे। तभी शिवांश उसके पास चलकर आया और बोला, क्या हुआ बीबी, चोरी पकड़ी गई। गौरी की आंखों में इस वक्त साफ दिखाई दे रहा था कि वो डर गई थी कि कहीं वो उसे उसकी माँ से मिलवाने के लिए मना ना कर दे, कहीं वो उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। और शिवांश को उसकी आंखों में वो डर देखकर खुशी हो रही थी। शिवांश ने कहा, तो बता दिया अपनी दोस्त को अपनी शादी का सच। गौरी ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शिवांश ने कसकर उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपने करीब करके गुस्से से बोला, कहा था ना मैंने कि किसी को भी ये सच नहीं पता चलना चाहिए। गौरी ने घबराते हुए कहा, वो हमने उससे आज तक कुछ नहीं छुपाया है और हमने उससे ये भी कहा है कि वो किसी को सच ना बताए। शिवांश ने गुस्से में कहा, यह उसकी खुशकिस्मती है कि वो रुद्र की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि अगर उसका रुद्र से कोई रिश्ता नहीं होता तो। गौरी ने कहा, हम आपसे कह रहे हैं ना कि वो कुछ नहीं कहेगी किसी से भी, इसलिए प्लीज हमारी वजह से आप उसे कुछ नहीं करेंगे। शिवांश ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, यह उसके लिए ही अच्छा होगा कि वो किसी से कुछ ना कहे। और इतना बोल शिवांश अपने केबिन से बाहर निकल गया। शिवांश के जाते ही गौरी ने चैन की सांस ली और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद शिवांश और गौरी एक साथ गौरी के घर के लिए निकल गए। पूरे रास्ते गौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे शिवांश भी नोटिस कर रहा था। यह मुस्कुराहट वो आज 2 दिन के बाद गौरी के चेहरे पर देख रहा था। लेकिन शिवांश ने पूरे टाइम गौरी से कुछ नहीं कहा और कुछ देर बाद ही शिवांश की कार गौरी की कॉलोनी के बाहर पहुंच गई थी। कार रुकते ही गौरी जल्दी से बाहर निकलने लगी कि तभी शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। अपनी माँ से जितनी बातें करनी है
कर सकती हो। गौरी उसकी बात सुनकर थोड़ी गुस्से से उसे देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ भी पलट कर कहा तो शिवांश उसे बिना उसकी माँ से मिलवाए ही यहाँ से ले जाएगा। इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और शिवांश से अपना हाथ छुड़वाकर अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर करने लगी। उसे ऐसा करते देख शिवांश ने अजीब नजरों से उसे देखा और बोला, डाकू मंगल सिंह क्यों बन रही हो? गौरी ने अपने चेहरे को अच्छे से कवर किया और कहा, हम नहीं चाहते कि वहाँ कोई भी हमें पहचाने, क्योंकि अगर किसी ने भी हमें पहचान लिया तो 10 तरह के सवाल हमारी माँ से पूछे जाएंगे। सच वो किसी को बता नहीं सकती और झूठ उन्होंने कभी आज तक कहा नहीं है। इतना बोलकर गौरी कार से बाहर निकल गई और अपने घर की तरफ बढ़ गई। गौरी को जाते देख शिवांश मन ही मन बोला, ये जितने कॉन्फिडेंस से मुझसे बात करती है, वो देखकर लगता है कि हर बात सच बोल रही है। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने वो सारे प्रूफ आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये और इसका परिवार ही मॉम डैड की मौत के लिए जिम्मेदार है। यही सोचते हुए शिवांश आंख बंद करके अपनी कार की सीट से सिर टिकाए बैठा हुआ था। वहीं गौरी सभी की नजरों से छुपते छुपाते अपने घर आ गई थी। जैसे उसने अपनी माँ और भाई को देखा तो सीधे जाकर उनके गले लग गई और वो तीनों ही एक दूसरे से गले लगे हुए रोने लगे। सुमित्रा जी ने गौरी को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से देखा और कहा, बेटा तू ठीक तो है ना? शिवांश ने कुछ किया तो नहीं ना तेरे साथ? गौरी ने नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आप बताइए, आप कैसी हैं? सुमित्रा जी ने भी हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे तो तेरी फिक्र खाई जा रही थी कि न जाने वहाँ तेरा क्या हाल होगा। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, माँ हम आपकी बेटी हैं और इतने भी कमज़ोर नहीं हैं हम कि जरा सी मुसीबत से घबरा जाएं। आयुष मायूस होकर बोला, दीदी अगर आज मैं बड़ा होता तो आपके और माँ के साथ ये सब कभी नहीं होने देता। गौरी ने उसे अपने गले से लगाया और कहा, बड़े तो तुम पहले ही हो गए हो, तभी तो हमारी गैर हाजिरी में भी तुमने माँ का इतने अच्छे से ख्याल रखा है। आयुष बोला, लेकिन आपका ख्याल वहाँ कौन रखता होगा? गौरी मुस्कुराई और बोली, हम इतने भी कमजोर नहीं हैं आयुष जो अपना ख्याल खुद ना रख पाए। सुमित्रा जी ने आयुष से कहा, आयुष बेटा अपनी दीदी के लिए कप अदरक वाली चाय तो बना कर ला। आयुष ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। आयुष के जाते ही सुमित्रा जी ने गौरी को अपने पास बिठाया और उसे समझाते हुए बोली, देख गौरी, 6 साल पहले ही महापंडित जी ने तेरी किस्मत की डोर शिवांश के साथ बांध दी थी, लेकिन उस हादसे की वजह से तुम दोनों नहीं मिल पाए। पर किस्मत को कोई नहीं बदल सकता है। इसीलिए अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे सुनकर तुझे लगेगा कि मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ, पर तू मुझे गलत मत समझना बेटा। उनके ऐसे कहने पर गौरी ने कहा, माँ आपको क्या कहना है साफ साफ कहिए। सुमित्रा जी ने गौरी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, जैसे तूने अपने पापा को खोया वैसे ही शिवांश ने भी अपने माँ बाप दोनों को एक साथ खोया है। गौरी, इसीलिए उनका दुख तुझसे ज्यादा है और इन सब का जिम्मेदार वो हमें मानते हैं। क्यों मानते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस घर में रहकर तू उन्हें यह यकीन दिला सकती है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं था। गौरी ने कहा, लेकिन माँ वो हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं कि वो हमारी बात सुनना तक नहीं चाहते हैं और आप चाहती हैं कि हम उन्हें यह यकीन दिलाएं कि उस हादसे में हमारी गलती नहीं थी। सुमित्रा जी ने कहा, मैं जानती हूँ कि वो अभी गुस्से में है, लेकिन कभी तो ये गुस्सा शांत होगा ना, और मेरे लिए तुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी गौरी, तुझे मेरे सर की कसम। और इतना कहकर उन्होंने गौरी का हाथ अपने सर पर रख लिया। यह होते ही गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, माँ ये क्या किया आपने? सुमित्रा जी ने कहा, मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तुझे, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तू इसे अच्छे से निभा लेगी। वो दोनों अभी ये बातें कर ही रही थी कि तब तक आयुष हाथ में ट्रे लेकर उनके पास आया और बोला, ये लीजिए, आप दोनों के लिए मैंने आयुष से स्पेशल चाय बनाई है। आयुष को आता देख गौरी और उसकी माँ ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराने लगे। गौरी ने भी चाय पी और अपनी माँ और भाई को अपना ख्याल रखने को कह वहां से चली गई। गौरी आकर वापस से कार में बैठी तो शिवांश ने कहा, 20 मिनट कहा था मैंने, तुम पूरे 30 मिनट बाद आई हो। गौरी ने बिना शिवांश की तरफ देखे ही कहा, हम चाय पी रहे थे। उसकी बात सुन शिवांश चिढ़ते हुए बोला, चाय चाय चाय, कितनी चाय पीती हो तुम?
और पी कैसे लेती हो? गौरी ने शिवांश की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मुंह से, और आप भी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कभी चाय पी ही नहीं। शिवांश ने मुंह बनाते हुए कहा, ओनली ड्रिंक एक्सप्रेसो। गौरी ने भी उसकी बात पर मुंह बनाया और कहा, आपका मतलब है वो कड़वी कॉफी? ओह प्लीज, मैं ये चाय वाय नहीं पीता। शिवास ने गुस्से से गौरी को देखा और दांत पीसते हुए कहा, उसे एक्सप्रेसो कहते हैं। गौरी ने उसके चेहरे पर गुस्सा देखते हुए धीरे से मुंह बनाते हुए कहा, एक कॉफी का नाम गलत लेने पर यह हमें ऐसे आंख दिखा रही है, और माँ चाहती हैं कि हम इन्हें अपनी बात समझाएं। शिवास को उसकी बात सुनाई नहीं दी तो उसने कहा, कुछ कहा तुमने? गौरी ने नामे से रिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ ही देर में वो लोग रायजादा मेंशन पहुंच चुके थे। दोनों ही मेंशन के अंदर एंटर हुए और गौरी अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कुछ बदबू महसूस हो रही थी, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग स्मेल नहीं थी, इसलिए उसने उसे इग्नोर किया और अपने कमरे में चली गई। रूम में आकर उसने चेंज किया और खाना बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन वो जैसे ही किचन में पहुंची तभी जो स्मेल उसे पहले थोड़ी बहुत आ रही थी वो किचन के पास जाते स्ट्रांग हो गई। वो स्मेल इतनी स्ट्रांग थी कि गौरी से वहां से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। गौरी ने अपने दुपट्टे से अपनी नाक को कवर किया और आसपास देखा और आशा से पूछा, आशा जी ये बदबू कैसी है? आशा ने किचन में इधर उधर देखा और कहा, बदबू? लेकिन मैडम मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। गौरी ने भी इधर उधर देखा लेकिन उसे भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र एक बाउल पर गई जहाँ कुछ रखा हुआ था। गौरी ने उस बाउल में रखी चीज को हाथ से टच किया और पूछा, ये क्या है? आशा जी ने बहुत ही नॉर्मली आंसर किया, ये तो चिकन है मैडम, अभी मैरिनेट करके रखा है। उसकी ये बात सुनते ही जैसे गौरी अपनी जगह पर ही जम गई और उसकी पलकें झपकना ही बंद हो गई थी। उसे ऐसे देख आशा ने परेशान होते हुए गौरी से कहा, मैडम क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? गौरी जैसे अब आशा की आवाज़ सुनकर होश में आई थी, वो जल्दी से सिंक के पास गई और अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। उसे ऐसे हड़बड़ाते देख आशा उसके पास आई और बोली, मैडम क्या हुआ है आपको? आप कुछ बताएंगी? आशा को अपने पास आते देख गौरी जोर से चिल्लाई, दूर रहिए आप हमसे, आप हमारे पास मत आइएगा। उसके ऐसे चिल्लाने पर आशा डर से 4 कदम पीछे हो गई और इसी बीच गौरी ने जिस दुपट्टे से अपनी नाक को कवर किया था वो अब हट चुका था और अब उस स्मेल की वजह से गौरी को वोमिटिंग होने लगी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर आशा घबरा गई। गौरी ने खुद को जैसे तैसे संभाला और किचन से भागती हुई मेंशन के बाहर चली गई। उसे ऐसे भागते देख आशा जल्दी से शिवांश के कमरे की तरफ दौड़कर गई। शिवांश इस वक्त अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। आशा बिना परमिशन के ही शिवांश के कमरे में आ गई। उसे ऐसे आते देख शिवांश को बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये पहली बार था कि आशा बिना परमिशन के शिवांश के कमरे में आई थी। शिवांश ने बिना किसी गुस्से के आराम से कहा, आशा जी क्या हुआ आप ऐसे? वो अभी इतना ही बोल पाया था कि तभी आशा ने परेशान होते हुए कहा, सर वो मैडम मेंशन के बाहर है। शिवांश को उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई तो उसने कहा, देखिए मैं अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बाहर आता हूँ, आपको जो बोलना है तभी बोलिएगा। और इतना बोल शिवांश वापस से कॉल पर बात करने लगा। आशा शिवांश की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा बोली, सर वो गौरी मैडम को बहुत वोमिटिंग हो रही है, वो मेंशन के बाहर गई हैं भागती हुई। ये बात सुनते ही शिवांश ने पलटकर आशा को देखा और कॉल कट करते हुए बोला, क्या मतलब कि वो मीटिंग हो रही है? आशा ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता सर, आप जल्दी चलिए। उसकी बात सुन शिवांश जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा और वहां जाकर उसने जो देखा उसे देखकर तो एक पल को वो भी चौंक गया। शिवांश जैसे ही मेंशन के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने गौरी जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसे ऐसे देख एक पल को तो शिवांश भी घबरा गया। शिवांश गौरी के पास पहुंचा तो कुछ गार्ड्स गौरी के चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे, उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। शिवांश गौरी के पास पहुंचा तो उसने गौरी का सर अपनी गोद में रख उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गौरी अब भी बेहोश ही थी। शिवांश ने गुस्से से गार्ड की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ था अभी यहाँ? एक गार्ड ने डरते हुए कहा, बॉस वो मैडम बस भागते हुए बाहर की तरफ आई थी और यहाँ आकर वो वोमिट करने लगी। मैं उन्हें पानी देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा लेकिन तभी वो बेहोश हो गई। शिवांश ने गार्ड की बात सुनी और बिना बोले गौरी को गोद में उठाकर मेंशन के अंदर ले आया। वहीं इतना शोर सुनकर देव और सूरज भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे।
उन्होंने भी जब शिवांश को गौरी को ऐसे उठाए देखा तो देव ने घबराते हुए कहा, शिवांश क्या हुआ गौरी को? शिवांश ने उसकी बात का जवाब न देते हुए सूरज से कहा, कॉल डॉक्टर सोलंकी। और इतना बोल वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सूरज ने बिना वक्त गवाही डॉक्टर को कॉल किया और उन्हें जल्द से जल्द मेंशन आने को कहा। शिवांश ने गौरी को बेड पर लिटाया और फिर से उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तब तक देव और सूरज भी रूम में आ गए। देव ने कहा, लेकिन गौरी बेहोश कैसे हो गई शिवांश? शिवांश बोला, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। आशा जी मेरे पास आई थी बताने के लिए कि गौरी को वोमिटिंग हो रही है और वो मेंशन के बाहर गई है। और जब तक मैं बाहर पहुंचा तो देखा ये बेहोश थी। उसकी बात सुन देव और सूरज ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और एक साथ कहा, वोमिटिंग हो रही है? फिर देव ने शिवांश को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, शिवांश तेरे और गौरी के बीच ऐसा वैसा कुछ तो? शिवांश जो उसकी बात का मतलब समझ गया था, उसने गुस्से में देव को देखा और कहा, कैसा भी कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच, इसलिए ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। उसके गुस्से को देख देव चुप हो गया तो शिवांश ने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर कहाँ है सूरज? सूरज डरते हुए बोला, वो वो बस पहुंच ही रहे हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर भी मेंशन पहुंच गए और सीधा शिवांश के रूम की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर सोलंकी रायजादा मेंशन के फैमिली डॉक्टर थे। उन्हें लगा था कि शायद शिवांश को कोई प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए सूरज ने उन्हें अर्जेंट आने को कहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिवांश के बेड पर बेहोश पड़ी गौरी को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये पहली बार था कि शिवांश के घर में भव्या के अलावा कोई और लड़की मौजूद थी। डॉक्टर को आया देख शिवांश उनके पास गया और बोला, डॉक्टर देखिए इसे क्या हुआ है। डॉक्टर सोलंकी के मन में सवाल तो कई सारे थे, लेकिन अभी उन्होंने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और सीधे जाकर गौरी को चेक करने लगे। आशा जी भी वहीं खड़ी थी। डॉक्टर सोलंकी ने पूछा, क्या आप में से किसी को पता है कि हुआ क्या था? उनके सवाल करने पर सभी की नजरें आशा जी पर थीं। आशा जी ने भी जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर सोलंकी ने कहा, क्या ये प्योर वेजिटेरियन है? उनके सवाल करने पर देव और सूरज ने एक दूसरे को देखा और तभी शिवांश बोला, हाँ। डॉक्टर सोलंकी मुस्कुराए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। इन्होंने चिकन को स्मेल कर लिया और उसे टच भी कर लिया, तो बस पैनिक होने की वजह से ही ये बेहोश हो गई हैं। इतना बोल उन्होंने एक इंजेक्शन निकाला और गौरी को लगाने लगे। वो इंजेक्शन लगा ही पाते कि तभी शिवांश ने कहा, इंजेक्शन जरूरी है डॉक्टर? डॉक्टर ने शिवांश को एक नज़र देखा तो शिवांश ने कहा, वो उसे डर लगता है इंजेक्शन से। उसकी बात सुन सभी लोग हल्के से मुस्कुरा दिए। डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा शिवांश, नहीं तो ये होश में कैसे आएगी? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने लगे। उसे इंजेक्शन लगते देख न जाने क्यों शिवांश ने अपना मुंह फेर लिया। उसे ऐसे करते देख देव और सूरज आपस में फुसुर फुसुर करने लगे। देव बोला, देख रहा है सूरज कैसे उसकी फिक्र कर रहा है, और वैसे कहता है कि नफरत है इसे गौरी से। सूरज बोला, हम तो पहले ही कह रहे थे भैया आपसे कि एक दिन ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल ना हो जाएं, तो हमसे कहना। यह सुनकर सूरज और देव दोनों ही हंसने लगे। उन्हें ऐसे हंसते देख शिवांश ने गुस्से से उन्हें देखा तो दोनों चुप हो गए। डॉक्टर सोलंकी ने गौरी को अच्छे से चेक किया और फिर शिवांश से कहा, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि इनके आसपास भी नॉनवेज की स्मेल नहीं होनी चाहिए, वरना फिर से इनकी हालत खराब हो सकती है। और इतना बोल डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर सबकी नजरें शिवांश पर थी और सब इंतजार कर रहे थे कि अब शिवांश क्या बोलेगा, क्योंकि वहां मौजूद हर किसी को पता था कि शिवांश लव्स नॉन वेज और वो ये सब बिना खाए तो रह ही नहीं सकता है। तभी शिवांश की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी। शिवांश बोला, सूरज, हाउस क्लीनर की पूरी टीम को बुलाओ और पूरे घर को अच्छे से क्लीन करवाओ। इस घर में चिकन की जरा सी भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। यह सुन सभी हैरानी से शिवांश को देख रहे थे और वो रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन वो जाते जाते रुक गया और आशा जी की तरफ देखते हुए बोला, आज से इस घर में नॉन वेज नहीं बनेगा। यह सुनकर तो वहां मौजूद सभी के होश जो बचे खुचे थे वो भी उड़ गए। शिवांश चलते हुए हॉल में आ गया और उसने बाहर जाते हुए डॉक्टर सोलंकी को रोका। उसके रोकने पर डॉक्टर सवालिया नजरों से उसे देखने लगे। शिवांश उनके पास आया और बोला, डॉक्टर अंकल, मैं चाहता हूँ कि आप इन सब के बारे में दादू से कुछ भी ना कहें। डॉक्टर सोलंकी ने मुस्कुराकर कहा, शिवांश, मैं बचपन से जानता हूँ तुम्हें। माना कि मैं तुम्हारे दादू का अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन उससे ज्यादा सीक्रेट्स मैंने तुम्हारे छुपाए हैं।
उनकी बात सुन शिवांश हल्के से मुस्कुरा दिया तो डॉक्टर सोलंकी बोले, वैसे वो लड़की। उनकी आधी अधूरी बात सुनकर ही शिवांश समझ गया कि वो क्या पूछना चाहते हैं। इसीलिए उसने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, सी इज़ माई वाइफ। उसकी बात सुनकर डॉक्टर सोलंकी हैरान रह गए तो शिवांश ने कहा, लेकिन अंकल, मैंने अभी तक किसी को इस बारे में नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि आप भी किसी से कुछ ना कहें। डॉक्टर सोलंकी मुस्कुराए और बोले, ओके। वैसे वो थोड़ी देर में ही होश में आ जाएगी। और इतना बोल वो वहां से चले गए। कुछ ही देर में रायजादा में सभी सर्वेंट्स घर को अच्छे से क्लीन करने लगे। शिवांश को याद आया कि बाहर गार्डन में बेहोश होने की वजह से गौरी के कपड़े गंदे हो गए थे। इसलिए वो गौरी के कपड़े लेने के लिए उसके कमरे में चला गया। लेकिन कमरे में जाते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि कमरे में बेड था ही नहीं। ये देख उसने गुस्से से एक सर्वेंट को आवाज लगाई। सर्वेंट भागता हुआ उसके पास आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। शिवांश ने गुस्से में कहा, इस कमरे में बेड क्यों नहीं है? सर्वेंट ने नजरें नीची रखते हुए ही कहा, सर वो मैडम ने ही बेड बाहर निकलवा दिया था। शिवांश ने हैरान होकर पूछा, तो फिर वो सोती कहाँ है? सर्वेंट कुछ कह पाता कि तभी उसे आवाज आई, जमीन पर। शिवांश ने देखा तो सामने देव खड़ा था। देव ने उसके पास आकर कहा, वो जमीन पर सोती है? शिवांश, जब से तूने उसे अपनी महंगी कुर्सी पर बैठने से मना किया, तभी से वो जमीन पर सो रही है। शिवांश देव की बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाया और बिना कुछ बोले अलमारी से गौरी के कपड़े लिए और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने वो कपड़े आशा जी को दिए और खुद पूल साइड एरिया में आ गया। वहां आकर वो आसमान में देखते हुए खुद से बोला, क्यों आज मुझे उसे ऐसे बेहोशी की हालत में देखकर घबराहट हुई और मैं कैसे अपना टेस्ट चेंज कर सकता हूँ उसके लिए। ये सोचते हुए उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। तभी आशा जी की आवाज़ उसे आई। उसने पलटकर देखा तो आशा जी ने कहा, मैडम के कपड़े चेंज हो गए हैं। शिवांश ने हल्के से सिर हिलाया और आशा वहां से चली गई। शिवांश कमरे में आया और आकर काउच पर बैठ गया। घर में सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन शिवांश अब भी काउच पर बैठा गौरी के होश में आने का वेट कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, शिवांश की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गौरी अब तक नहीं उठी थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद गौरी को होश आने लगा था। उसे होश में आते देख शिवांश को थोड़ी राहत मिली। तभी गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने सामने काउच पर बैठे शिवांश को देखा तो वो एक पल को चौंक गई और उसके मुंह से निकला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवांश ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, तुम मेरे कमरे में और मेरे ही बेड पर बैठी हो और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं अपने कमरे में क्या कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर गौरी ने चारों तरफ देखा। तब उसे पता चला कि वो शिवांश के कमरे में है। इसलिए वो जल्दी से बेड से उठने लगी। उसे ऐसे हड़बड़ाते देख शिवांश अपनी जगह से उठा और बोला, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसकी धमकी भरी आवाज को सुनकर गौरी वापस से बेड पर बैठ गई। शिवांश ने उसे घूर कर देखा और कहा, वैसे तुम इतनी कमजोर हो, मैंने सोचा नहीं था। उसके ऐसे कहने पर गौरी ने उसे देखते हुए कहा, हम कुछ समझे नहीं। शिवांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हें परेशान करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन तुम तो एक चिकन की स्मेल से ही बेहोश हो जाती हो। उसका ऐसा ताना सुनकर गौरी थोड़ी गुस्से से बोली, हम ये सब नहीं खाते हैं, इसलिए उन चीजों को अपने आसपास होने से भी प्रॉब्लम है हमें। शिवांश आराम से काउच पर बैठते हुए बोला, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है और जब भी मुझे खाना होगा तो इस घर में चिकन जरूर बनेगा। गौरी शिवांश से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, यह आपका घर है, आप जैसा भी रहना चाहें और जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। और रही बात हमारी, तो हमें इन सब की धीरे धीरे आदत हो जाएगी। उसकी बात सुन शिवांश थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि गौरी उससे बहस करेगी, लेकिन वो तो बिना किसी बहस के ही उसकी बात मान गई थी। तभी गौरी का ध्यान अपने कपड़ों पर गया और उसने हैरान होकर पूछा, ये हमारे कपड़े? शिवांश उसकी आधी अधूरी बात समझ गया था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसने बेपरवाही से कहा, आशा जी ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं। ये सुनकर गौरी को थोड़ी राहत मिली। तभी गौरी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी और ये होते ही उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। शिवांश समझ गया था कि गौरी को भूख लगी है, इसलिए वो अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही गौरी बड़े ध्यान से पूरे कमरे को देखने लगी। आज पहली बार उसने शिवांश का कमरा इतने ध्यान से देखा था।
उसके कमरे की हर एक चीज एक्सक्लूसिव थी। शिवांश का टेस्ट काफी स्टाइलिश और क्लासी था, इसीलिए उसका कमरा भी उसी तरह से तैयार किया गया था। हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखी हुई थी। शिवांश को साफ सफाई बहुत पसंद थी, इसीलिए उसके कमरे में भी धूल का नामो निशान नहीं था। उस पूरे कमरे में सिर्फ दो ही तस्वीरें थीं। एक बड़ी सी तस्वीर थी जो शिवांश की थी, जो कि उसके बेड के पीछे वाली वॉल पर लगी थी, और दूसरी एक छोटी सी फोटो फ्रेम जिसमें शिवांश अपने मम डैड के साथ था। पूरा कमरा देखने के बाद उसे उस कमरे में सिर्फ दो ही चीज़ें पसंद आई थी। पहली वो तस्वीरें, और दूसरा शिवांश के कमरे से अटैच वो पूल साइड एरिया। गौरी का बहुत मन था वहां जाने का, लेकिन शिवांश कहीं इस बात के लिए उसे डांट ना दे, इसलिए वो बस अपनी जगह पर ही बैठी रही। तभी शिवांश कमरे में आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। शिवांश ने प्लेट गौरी के आगे करते हुए कहा, लो खाना खा लो। गौरी ने एक नज़र प्लेट की तरफ देखा और कहा, हमें नहीं खाना। शिवांश कहीं ना कहीं उसके न खाने की वजह समझ रहा था, इसलिए बोला, खा लो, पूरी किचन क्लीन करके खाना दोबारा बनवाया है। यह सुनकर गौरी ने शिवांश को देखा और खाने की प्लेट ले ली, लेकिन उसने खाना शुरू नहीं किया था। उसे खाते ना देखकर शिवांश बोला, तुम खा क्यों नहीं रही हो? गौरी ने शिवांश को देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या हम वहां बैठकर खाना खा सकते हैं? शिवांश ने गौरी की नजरों का पीछा किया तो देखा गौरी का इशारा पूल साइड एरिया की तरफ था। शिवांश हल्के से मुस्कुराया और फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ देखकर गौरी खुश हो गई और जाकर पूल साइड एरिया में लगे झूले पर बैठकर खाना खाने लगी। उसे ऐसे बच्चों की तरह झूले पर बैठकर खाना खाते देख शिवांश खुद से बोला, कभी कभी समझ में नहीं आता कि इसमें समझदारी ज़्यादा है या बचपना ज़्यादा। वो अपने कमरे में बैठा दूर से गौरी को खाना खाते देख रहा था। तभी उसने देखा कि गौरी को हिचकी आ रही है। यह देख वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और पानी का गिलास लेकर गौरी के पास चला गया। गौरी ने जब शिवांश को पानी लेकर सामने खड़े देखा तो हिचकी लेते हुए पहले अपने हाथ को देखा और फिर शिवांश को। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक हाथ में उसने खाने की प्लेट पकड़ी थी और दूसरे हाथ से वो दाल चावल खा रही थी, और गौरी की आदत थी कि वो हमेशा दाल चावल हाथ से ही खाती थी। इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गिलास कैसे पकड़े। वहीं शिवांश ने जब उसके दोनों हाथों को बिजी देखा तो इरिटेट होते हुए उसे पानी पिलाने लगा। उसके बाद शिवांश भी कुछ दूरी बनाकर झूले पर ही बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। गौरी ने खाना खत्म किया और शिवांश को देखते हुए धीरे से बोली, थैंक यू मिस्टर रायजादा। उसके मुंह से मिस्टर रायजादा सुनकर शिवांश ने एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, मिस्टर रायजादा? गौरी ने नजरें चुराते हुए कहा, आप भी तो ऑफिस में हमें गौरी और घर पर बीबी बुलाते हैं। उसकी बात सुन शिवांश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, पलट कर जवाब देना तो कोई तुमसे सीखे। गौरी उसकी बात पर अपनी नजरें चुराने लगी तो शिवांश ने कहा, यह हाथ से खाना कौन खाता है? ये स्पून थी प्लेट में, उससे भी तो खाना खा सकती थी तुम। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बचपन से दाल चावल हाथ से ही खाते आए हैं, इसलिए हमें ऐसे ही पसंद है। उसकी बात पर शिवांश ने उसे एक डिस्गस्टिंग सा लुक दिया और उसके सामने दवाई करते हुए कहा, डॉक्टर ये दवाई देकर गए हैं, इसे खा लो। गौरी ने दवाई ली और उसे खा लिया। शिवांश अपनी जगह से उठा और कमरे में जाने लगा। उसे जाते देख गौरी धीरे से बोली, सुनिए। शिवांश ने पलट कर देखा तो गौरी ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्या हम थोड़ी देर और यहाँ बैठ सकते हैं? शिवांश ने हाँ कहा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर शिवांश ने लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गया। पूल साइड एरिया से चांद की रोशनी साफ शिवांश के कमरे में आ रही थी, जिसकी वजह से शिवांश गौरी को और गौरी शिवांश को साफ देख पा रहे थे। गौरी ने एक बार शिवांश की तरफ देखा और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगी। शिवांश भी सो चुका था। गौरी जो अभी भी वहां बैठी थी, उसकी नजरें बार बार शिवांश पर चली जाती थी, और उसे देखकर गौरी ने मन ही मन सोचा, क्या माँ ठीक कह रही थी? क्या हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए इनके सामने सच लाने की? और हो सकता है कि सच सामने आने के बाद ये हमारे परिवार को गलत ना समझें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा सच इनके सामने आ जाए और ये अपनी मॉम डैड के असली गुनाहगार को जल्दी पकड़ लें। और यही सब सोचते हुए गौरी दवाई के असर की वजह से वहीं झूले पर बैठे बैठे ही सो गई। कुछ देर बाद ही शिवांश की नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले झूले पर बैठी गौरी पर गई।
जो वहीं झूले पर ही सो रही थी। शिवांश अपनी जगह से उठा और गौरी के पास आ गया। उसे ऐसे खुद में ही सिमटे देख शिवांश हल्के से मुस्कुराया और उसने आराम से गौरी को अपनी बाहों में उठा लिया और लाकर बेड पर सुला दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। गौरी जो बाहर ठंड में सुकड़ रही थी, उसे जैसे ही गर्माहट का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर सुकून बिखर गया। शिवांश भी आकर गौरी के पास ही लेट गया और गौर से गौरी के चेहरे को देखने लगा। गौरी के बालों की कुछ लटें बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिस वजह से शिवांश उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने धीरे से गौरी के बालों को उसके कान के पीछे किया और उसे देखने लगा और यूं ही देखते देखते उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह हमेशा की तरह शिवांश की नींद सुबह 4 बजे ही खुल गई थी। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी उसके लिए, क्योंकि रोज वो अपने बेड पर अकेला होता था, लेकिन आज और कोई भी था जिसकी खुशबू शिवांश को अलग ही एहसास दिला रही थी। शिवांश ने साथ लेटी गौरी को देखा, जिसने किसी छोटे बच्चे की तरह शिवांश के हाथ को कसकर पकड़ रखा था और आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे ऐसे सोते देख शिवांश न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। शिवांश खुद को गौरी की पकड़ से छुड़वाते उठा और सीधे अपने वर्कआउट के लिए टॉप फ्लोर पर बने जिम में चला गया। वर्कआउट खत्म करने के बाद शिवांश वापस से कमरे में लौटा तो गौरी अब भी सो रही थी, इसलिए वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो नहाकर लौटा तो गौरी तब भी सो रही थी। उसे सोते देख शिवांश ने इरिटेट होते हुए कहा, ये लड़की कितना सोती है, देख कर लग रहा है जैसे पूरे महीने भर का आज ही सो लेगी। और ये कहते हुए शिवांश अपनी शर्ट के बटन्स बंद करने लगा। तभी गौरी की नींद भी धीरे धीरे खुल गई, लेकिन आंखें खुलते ही जैसे उसने खुद को वापस से शिवांश के कमरे में देखा तो चौंक कर उठ गई। उसे ऐसे चौंकते देख शिवांश बोला, कमरे में हो, तिहाड़ जेल में नहीं हो जो इतना चौंक रही हो। गौरी ने बेड से उठते हुए कहा, हमें यहाँ कौन लाया, हम तो बाहर थे ना। शिवांश ने मिरर से ही गौरी को देखते हुए कहा, मेरे अलावा तुम्हें छूने की हिम्मत और कौन कर सकता है। गौरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी, हमारी वजह से आपको कहीं और सोना पड़ा। उसके ऐसा कहने पर शिवांश ने घूर कर उसे देखा और बोला, एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसने कहा कि मैं कहीं और सोया था? यह मेरा कमरा है और मैं यहीं सोया था, इसी बेड पर तुम्हारे साथ। उसने लास्ट लाइन बड़ी शरारत से मुस्कुराते हुए कही थी। वहीं उसकी बात सुनकर गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो चिल्लाते हुए बोली, क्या हम दोनों एक साथ? और वो इतना बोलकर चुप हो गई। शिवांश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो गौरी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, आप ऐसा कर सकते हैं हमारे साथ? शिवांश ने वापस से अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारा एक कमरे में साथ रहना नॉर्मल है, इसमें इतनी चौंकने वाली कौन सी बात है। उसकी बात पर गौरी बिना कुछ बोले बस गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगी। उसने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी शिवांश की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, कहाँ जा रही हो? गौरी ने रुकते हुए थोड़े गुस्से से कहा, अपने कमरे में। उसकी बात सुन शिवांश पलटा और उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हारा सारा सामान इस कमरे में पहले ही शिफ्ट हो चुका है, इसलिए अब से तुम इसी कमरे में रहोगी मेरे साथ। अब से यही तुम्हारा कमरा है। गौरी जो अब तक गुस्से में थी, अब वो हैरानी से शिवांश को देखने लगी और बोली, ये क्यों कर रहे हैं आप? शिवांश ने मुस्कुराकर उसके बालों को ठीक किया और बोला, क्योंकि मैं तुमसे अलग रहकर तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता हूँ ना, इसीलिए। उसकी बात सुन गौरी ने शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा, यह भी करके देख लीजिए आप। और इतना बोल गौरी ने अपने कपड़े वार्डरोब से निकाले और बाथरूम में चली गई। उसकी इस हिम्मत को देखकर शिवांश खुद से बोला, तुम्हारी यही हिम्मत तो मुझे तोड़ती है, और जिस दिन तुम्हारी इस हिम्मत को तोड़ूंगा ना, उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। इतना बोलकर शिवांश तैयार होने लगा। गौरी भी नहाकर वापस आई तो शिवांश काउच पर बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। गौरी मिरर के सामने आकर अपने बाल सुखाने लगी और इसी के चलते जैसे ही उसने अपने बालों को झटका तो उसके गीले बालों की छींटे पीछे बैठे शिवांश के चेहरे पर और उसकी फाइल पर आ गिरे। यह होते ही शिवांश ने गुस्से से सामने देखा, लेकिन कुछ बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि सामने जो नज़ारा था उसे देखकर शिवांश के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। क्योंकि सामने गौरी येलो कलर की साड़ी में खड़ी थी और उसने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोस रखा था और शिवांश की नज़र इस वक्त गौरी की गोरी कमर पर थी, जिसे वो बिना पलके झपकाए बस देखे ही जा रहा था।
वहीं गौरी ने अपने बालों को टॉवल में लपेटा और सिंदूर लेकर अपनी मांग भरने लगी। तभी उसने शिवांश का चेहरा देखा और जैसे ही उसकी नज़र ने शिवांश की नज़रों का पीछा किया तो एक पल को तो उसे यह देखकर शर्म आ गई कि शिवांश बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा है। लेकिन अगले ही पल वो थोड़े गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर रायजादा? उसके इतनी तेज बोलने पर शिवांश ने जल्दी से अपनी नज़रें उस पर से हटाई और इधर उधर देखने लगा और उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसे ऐसे जाते देख गौरी की हंसी निकल गई और वो खुद से बोली, देखना एक न एक दिन मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करवा कर ही रहूंगी। गौरी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और सीधे पूजा घर की तरफ चली गई। यहाँ आशा पहले से ही मौजूद थी। गौरी ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और पूजा की तैयारी करने लगी। आशा ने थोड़ा डरते हुए गौरी से कहा, मैडम सॉरी, हमको नहीं पता था कि आप चिकन की वजह से इतनी प्रॉब्लम में हो जाएंगी। गौरी ने उनकी बात पर मुस्कुराकर कहा, अरे आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? आपने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया था ना। और रही बात नॉनवेज की, तो अब तो हमें उन सब की आदत डालनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके बॉस तो अपनी पसंद चेंज करेंगे नहीं। उसकी बात पर आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैडम, बॉस ने तो कल ही पूरा हाउस आपकी वजह से क्लीन करवाया है और उन्होंने यह भी ऑर्डर दिया है कि आज के बाद इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। उसकी बात पर गौरी को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दोबारा पूछा, क्या आप सच कह रही हैं? आशा ने हाँ में से रिलाया तो गौरी को बहुत अजीब लगा क्योंकि जितना वो अब तक शिवांश को जान पाई थी उससे तो उसे यही समझ आया था कि शिवांश कभी भी किसी की वजह से अपनी चीज़ों में बदलाव नहीं करता है। लेकिन आज उसने यह सब क्यों किया उसे समझ में नहीं आ रहा था। गौरी ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ा और अपनी पूजा करने लगी। वहीं शिवांश हाल में घूमते हुए किसी से कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार पूजा कर रही गौरी पर ही जा रही थी। वो अभी बात कर ही रहा था कि उसे खांसी आने लगी। डाइनिंग टेबल पर पानी ना होने की वजह से वो खुद किचन में चला गया। वो किचन में एंटर कर पाता कि उससे पहले ही उसकी नज़र किचन के बाहर उतरे सूज पर गई। उसे ये बहुत अजीब लगा। तभी उसने कुक को बुलाया और बोला, एंथोनी अंकल, ये आपने सूज बाहर क्यों उतारे हैं? कुक शिवांश के सामने आए और सर झुकाते हुए बोले, बॉस, वो मैडम ने कहा था कि जहाँ खाना बनाया जाता हो वहाँ शूज नहीं पहनने चाहिए, इसलिए। उसकी बात सुन शिवांश ने घूर कर एक नज़र कुक को देखा और कहा, लेकिन इस मेंशन में यह सब नहीं होता है अंकल, और ये बात आपने अपनी मैडम को नहीं बताई? एंथोनी ने डरते हुए कहा, बॉस, सालनी मैडम भी यही कहा करती थी। उसकी बात सुन शिवांश एक पल को खामोश हो गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसे जाते देख एंथोनी ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब लग रहा है कि मेंशन दोबारा से घर बनने वाला है। भाई शिवांश ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और सूरज के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। आज देव गौरी के साथ ऑफिस जा रहा था। देव और गौरी आपस में यूं ही बातें कर रहे थे। तभी गौरी ने कहा, भाई, हम आपसे कुछ पूछें? देव ने ड्राइव करते हुए हाँ कहा तो गौरी बोली, मिस्टर रायजादा को उनके मम डैड की मौत का सच किसने बताया? देव उसकी बात सुनकर बोला, शिवांश का कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, उसी ने ही शिवांश को ये सब बताया था। और सच कहूँ तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था तो मुझे भी वही सच पता चला था जो शिवांश को पता चला है। गौरी ने कहा, लेकिन इसमें आधा झूठ है और आधा सच है। देव ने हैरान होते हुए कहा, मतलब? गौरी ने कहा, यह सब बातें इतनी जल्दीबाजी में नहीं हो सकती हैं, इसलिए आज शाम को हम बात करेंगे इस बारे में। देव ने आमे से रिलाया और दोनों ऑफिस पहुंच गए। आज पूरा दिन गौरी का काम करते करते कैसे निकल गया उसे पता ही नहीं चला। शाम को शिवांश की एक मीटिंग थी जो कि होटल गैलेक्सी में थी, इसीलिए शिवांश अपना ब्लेजर पहनकर केबिन से बाहर जाने लगा तो गौरी भी उसके साथ साथ फाइल लेकर केबिन से बाहर जाने लगी। उसे अपने साथ आते देख शिवांश रुका और बोला, तुम कहाँ जा रही हो? गौरी ने कहा, मीटिंग है ना, तो इसीलिए। शिवांश ने उसके हाथ से फाइल ली और बोला, देव बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा है, तो मेंशन जाओ। गौरी ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन मीटिंग? शिवांश गुस्से में बोला, तुम नहीं थी तभी मैं मीटिंग अटेंड करता था। और इतना बोलकर शिवांश आगे बढ़ गया। वो डोर ओपन कर पाता कि तभी गौरी ने धीरे से कहा, सुनिए। उसके मुंह से सुनिए शब्द सुनकर हर बार शिवांश को एक अलग एहसास होता था और उसके चेहरे पर ना दिखने वाली एक स्माइल आ जाती थी। शिवांश बिना पलटे ही बोला, हाँ,
गौरी शिवांश के पास आई और उसे उसका वॉलेट देते हुए बोली, आप ये भूल रहे थे। शिवांश ने वॉलेट को देखा और फिर उसे लेकर अपनी पॉकेट में रख लिया और गौरी को देखते हुए बोला, और कुछ बोलना है? गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया तो शिवांश ने इरिटेट होकर कहा, तो बोलो जल्दी, मुझे तुम्हारी तरह हर जगह लेट पहुंचने की आदत नहीं है। गौरी ने नजरें नीची करते हुए कहा, वो हम बस ये पूछ रहे थे कि आप घर कब तक आएंगे। उसकी बात सुनकर शिवांश की इरिटेशन जैसे कहीं गायब हो गई और उसने गौरी को कमर से पकड़कर झटके से अपने करीब कर लिया। उसकी इस हरकत पर गौरी हैरानी से उसे देखने लगी तो शिवांश ने कहा, क्या मेरी बीवी मुझे मिस करेगी? उसकी बात सुनकर गौरी ने जल्दी से नामे से हिला दिया और घबराते हुए कहा, नहीं, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे। शिवांश ने उसके चेहरे की घबराहट देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटर, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे सवाल जवाब करे। और इतना बोलकर उसने गौरी को छोड़ दिया और केबिन से बाहर चला गया। गौरी को उसके ऐसे बिहेवियर का बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वो अब शिवान से किसी बात को लेकर बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गई थी कि शिवांश को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से हराया जा सकता है। और इसी सोच के साथ उसने अपना बैग उठाया और नीचे चली गई। कुछ ही देर बाद गौरी देव के साथ मेंशन पहुंच चुकी थी। फ्रेश होने के बाद गौरी देव के कमरे में बैठी उससे बातें कर रही थी कि देव ने उसे एक फाइल देते हुए कहा, यह वो फाइल है जो उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने शिवांश को दी थी। गौरी फाइल लेकर उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी भौहें सिकुड़ने लगी और वो बोली, यह सब झूठ है। इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है वो आधा सच है और आधा झूठ है। देव ने कहा, तो मुझे आराम से बताओगी कि इस फाइल में क्या झूठ है और क्या सच है? गौरी ने उसे फाइल दिखाते हुए कहा, देखिए, इस फाइल में जिस बिल्डर का नाम लिखा है वो गलत है। पापा एक बार हमारे सामने बात कर रहे थे, तब हमने सुना था कि उन्होंने बिल्डर का नाम शशिकांत मिश्रा बताया था, जिसे पापा और राजवीर अंकल मिलकर वो जमीन बेच रहे थे। लेकिन बनारस का एक बहुत बड़ा नेता था जिसे वो जमीन चाहिए थी, और उसी वजह से वो नेता सभी को परेशान कर रहा था। उस बिल्डर से पहले भी दो लोग थे जो वो जमीन खरीद रहे थे, लेकिन उसी नेता ने उन्हें मार पीट कर धमकाया और जमीन लेने से मना कर दिया। देव ने पूछा, क्या नाम था उस नेता का? गौरी ने फाइल में लिखे नाम को दिखाते हुए कहा, मनोहर लाल यादव। और इस फाइल में जमीन खरीदने वाले का नाम भी यही लिखा हुआ है, जबकि राजवीर अंकल कभी उसे जमीन बेचना नहीं चाहते थे। और इस बात से ही साफ पता चलता है कि फाइल में मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ या तो छेड़छाड़ हुई है या फिर जिसने इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है। देव ने कहा, नहीं गौरी, वो इन्वेस्टिगेटर हमारे साथ तब से काम कर रहे हैं जब से राजवीर अंकल ने कंपनी संभाली थी, इसलिए उन पर शक नहीं किया जा सकता है। और अगर जो तुम कह रही हो वो सब सच है तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पर्सनली इसे हैंडल करूँगा। गौरी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया तो देव ने कहा, लेकिन तुम उस रात वहाँ मौजूद थी गौरी, तो तुम बता सकती हो कि क्या हुआ था उस रात? गौरी ने वो दिन याद करते हुए कहा, राजवीर अंकल और शालिनी आंटी से सिर्फ 2 बार ही मिले थे हम। एक बार जब बहुत छोटे थे और एक बार तब जब वो आखिरी बार बनारस आए थे। लेकिन उन दोनों की बातें खूब सुनी थी पापा और माँ के मुंह से। जिस दिन वो आखिरी बार बनारस आए थे उसके अगले दिन हम अपनी एक फ्रेंड के साथ उसके घर गए थे, क्योंकि उस दिन उसकी बहन की शादी थी और शादी अटेंड करके हम दूसरे दिन ही वापस घर आ गए। फ्लैशबैक 6 साल पहले। गौरी ने घर आकर देखा तो टेंशन का माहौल था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, सब इतना परेशान क्यों है? सुमित्रा ने उसे सब बताते हुए कहा, तुझे तो पता है ना कि तेरे पापा और भाई साहब उस जमीन को लेकर कितना परेशान है, और वो मनोहर वो जमीन बिकने ही नहीं दे रहा है क्योंकि वो खुद उसे खरीदना चाहता है। गौरी ने कहा, माँ तो जो खरीदना चाहता है उसे ही दे दो ना। सुमित्रा ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तू पागल है गौरी, ऐसी कैसे इतनी अच्छी जमीन जिसे राजवीर भाई साहब अनाथ बच्चों और वृद्ध लोगों के लिए आश्रम खोलना चाहते हैं उसे एक ऐसे आदमी को दे दें जो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। गौरी को यह बातें ज्यादा समझ में नहीं आती थी, इसलिए उसने उबासी लेते हुए कहा, माँ हम तो सोने जा रहे हैं क्योंकि हमें यह सब कुछ समझ में नहीं आता है। और इतना कहकर गौरी सोने चली गई। कुछ देर बाद जब वो उठी तो उसने अपनी माँ को बेचैनी से इधर से उधर हॉल में चक्कर लगाते हुए देखा। उन्हें इतना परेशान देख गौरी ने कहा, माँ क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है आप? सुमित्रा बोली,
देखना बेटा, तेरे पापा अपना फोन यहीं छोड़ गए हैं और अब तक वापस नहीं आए हैं। मुझे तो अब घबराहट होने लगी है। गौरी ने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा, माँ आप भी ना बहुत परेशान होती हो। राजवीर अंकल और शालिनी आंटी भी तो साथ ही है ना, तो आते ही होंगे वो सब। सुमित्रा जी ने गौरी को फोन देते हुए कहा, गौरी तू उनके पास चली जा और ये फोन भी लेकर जा। वहां पहुंचकर मुझे बता देना कि सब ठीक है या नहीं। गौरी ने हामी से रिलाया और अपने पापा के पास चली गई। गौरी को पता था कि उसके पापा ने मनोहर को उसी जमीन पर बने एक ऑफिस में मिलने को बुलाया था। गौरी अपनी मस्ती में चलते हुए वहीं जाने लगी। ऑफिस के पास पहुंचकर उसने देखा कि उसके पापा राजबीर अंकल और शालिनी आंटी आराम से उस ऑफिस में बैठे बातें कर रहे थे। गौरी ऑफिस के अंदर जाने लगी, तभी किसी चीज की बुरी बदबू आई, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने पापा पर होने की वजह से उसने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। और वहां जाकर वो बोली, पापा आप यहाँ आराम से बैठे बातें कर रहे हैं और वहाँ माँ टेंशन ले लेकर आधी हो गई हैं। दिलीप ने हंसते हुए कहा, अरे भाई ऐसा क्या हो गया? गौरी बोली, आप अपना फोन घर पर ही भूल आए थे और शाम होने वाली है और आप अब तक घर नहीं आए, तो बस इसलिए माँ को टेंशन होने लगी थी। राजवीर ने गौरी से कहा, अरे सॉरी बेटा, वो मेरे जल्दी जल्दी करने की वजह से ही दिलीप अपना फोन घर भूल आया था। लेकिन तुम घर जाओ और बहन जी से कहना कि हम बस कुछ देर में ही घर आ रहे हैं। गौरी ने मुस्कुराकर हामी से रिलाया और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसने रुकते हुए कहा, वैसे आप सभी को देखकर लग रहा है कि वो जमीन वाली टेंशन खत्म हो गई है, तभी आप सब इतने खुश नजर आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो तीनों हंस दिए और शालिनी ने कहा, हाँ बेटा, वो नेता मनोहर हमारी बात मान गया है और अब हम आराम से ये जमीन बेच सकते हैं। लेकिन हमारी अभी सिर्फ एक ही टेंशन खत्म हुई है, दूसरी तो अभी भी बाकी है। राजवीर ने सवालिया नजरों से शालिनी को देखा और बोले, दूसरी कौन सी टेंशन है शालिनी? शालिनी ने मुस्कुराकर गौरी को देखा और बोली, यही कि अब तक गौरी ने हमारे सिर के लिए हाँ नहीं कही है। उसकी बात सुन सभी लोग मुस्कुराकर गौरी को देखने लगे और गौरी शर्माते हुए वहां से चली गई। गौरी ऑफिस के बाहर आई और कुछ सोचते हुए बोली, हम तो जानते भी नहीं है कि ये सिर्फ कौन है, तो फिर ऐसे कैसे हम उनसे शादी करने के लिए हाँ कह दें। और यही सब सोचते हुए गौरी थोड़ी दूर तक चलकर आ गई थी। रोड पर आते ही गौरी को सामने एक गोलगप्पे वाला दिखा और गोलगप्पे खाना तो गौरी की कमजोरी थी, इसलिए उसने गोलगप्पे खाए और अपने घर की तरफ जाने लगी। तभी उसके कानों में किसी की कर्कश आवाज पड़ी। कोई आदमी गाड़ी में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था और ना चाहते हुए भी गौरी का ध्यान उस ओर चला गया। वो आदमी हंसते हुए किसी से कह रहा था, अरे रॉकी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया है। उस दिलीप महाजन और राजवीर रायजादा को तो शक भी नहीं हुआ कि वो लोग हमारी चाल में फंस चुके हैं। गौरी ने जैसे ही अपने पापा का नाम सुना तो उसके कान जैसे खड़े हो गए और वो थोड़े गौर से उस आदमी की बातें सुनने लगी। वो आदमी बोला, अरे हमने तो उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन वो माने ही नहीं। पर अब हम भी क्या करते? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मनोहर लाल यादव को तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी ना। तो बस आज हमने वो उंगली टेढ़ी कर दी। और रॉकी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इन सब में आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी और फिर अपने एक आदमी से बोला, एक गिरधर, सारा इंतजाम तो कर दिया था ना? उसके पास खड़ा आदमी बोला, जी नेताजी, अच्छे से पेट्रोल छिड़क दिया था। उसकी बात सुनकर मनोहर किसी राक्षस की तरह हंसते हुए बोला, वैसे तो दशहरा एक महीने बाद है, लेकिन लंका दहन तो हम आज ही देखेंगे। गौरी ने जैसे उनकी इतनी बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसे याद आया कि कैसे ऑफिस में घुसते ही उसे पेट्रोल की गंदी स्मेल आई थी और किसी अनहोनी का आवाज होते ही गौरी वहां से दौड़ पड़ी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।